नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव इसकी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आपके कक्षा 12 के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है निंदा रस। आज मैं बात करूंगा निंदा रस। निंदा में होता है ईर्ष्या, किसी की बुराई करने में जो रस की अनुभूति होती है उसके बारे में बात करेंगे हमारे लेखक, जिनका नाम है हरिशंकर परसाई। जिस तरीके से कोई बीमार व्यक्ति हो, 2 दिन से कुछ ना खा रहा हो, पर उसके कानों में जा कर के उसके दुश्मन के बारे में थोड़ी सी बुराई कर दो कि आपका दुश्मन का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ गिरा है, अस्पताल में भर्ती है। वो 2 दिन से जो कुछ खा पी नहीं रहा है ना, वो उठकर खड़ा हो जाएगा, ठाका मारेगा, पूछेगा कब हुआ यार, कैसे हुआ यार। तो निंदा एक प्रकार का रस है, और एक किस प्रकार का रस है, ये सारी बातें हमारे लेखक करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक निंदा रस। तो देख सकते हैं आप, लिखा है कक्षा 12 या कक्षा 12वीं के जो हमारे छात्र और छात्रा, हमारी प्यारी बहनें और हमारे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हो जो तैयार यूपी बोर्ड में, आप सामान्य हिंदी से हो या साहित्यिक हिंदी से हो, आज का बेहतरीन सेशन निंदा रस आपके सामने है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पूरा इसी में से आएगा, इसकी गारंटी में है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा भी और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है कक्षा 12 आपका सबसे अंतिम पाठ। हरिशंकर परसाई ने लिखा है निंदा रस, और ये है हमारे राइटर। इनकी फ़ोटो आप देखिए, ये इनका संक्षिप्त परिचय है और ये इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय है। हालांकि इसके बारे में पहले नहीं, बाद में बात करूंगा। पहले मैं अपने पाठ के ऊपर आता हूं कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या है। तो ये रहा हमारा पाठ। लिखा है कई महीनों बाद आए थे। एक का नाम का व्यक्ति है, जिसे का नाम क्यों दिया गया है, जिसे आपने गाँव में सुना होगा, फलाने आए रहन डेकाने से मिले न, डेकाने से मार बुराई करे हैं। तो फलाने और डेकाने का मतलब का, किसी का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पर लेखक ने का नाम दे करके संबोधित किया है कि का नाम का कोई इंसान था। वो का नाम का इंसान कई महीने बाद आया था और सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था। हमारे राइटर क्या कर रहे थे, सुबह का समय था, वो चाय पिए थे और वो चाय पीकर अखबार देख रहे थे कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। तूफान की तरह कौन कमरे में घुसा? का, जो कई महीनों बाद आया है। जब राइटर हमारे सुबह के समय चाय पीकर अखबार देख रहे थे, तो वो तूफान की तरह कमरे में घुसता है। और साइक्लोन में क्या होता है? चक्रवात। और चक्रवात की तरह क्या करता है बच्चा, कि चक्रवात की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। वह तूफान की तरह कमरे में आया और साइक्लोन माने चक्रवात की तरह राइटर को क्या किया? भुजाओं में जकड़ लिया। आगे कहा गया बच्चा, तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। ये भीम नाम आया है, थोड़ा कहानी सुनो। महाभारत में भीम ने दुर्योधन को मार दिया था, और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जो थे, वो अपने पुत्र के मरने के बदले में एकदम चल रहे थे। तो बदला चुकाने के उन्होंने सोचा, मैं भीम को क्या करूँगा, गले से लगाऊंगा। और पता है धृतराष्ट्र के अंदर इतनी ताकत थी कि अगर धृतराष्ट्र किसी को गले से लगा दे, आलिंगन कर दे, प्राणघाती आलिंगन। कैसा आलिंगन? प्राणघाती। अगर तेज से दबा देगा ना, तो वो आदमी चकनाचूर हो जाएगा। और आप जानते हो कि अर्जुन का साथ कौन दे रहा था? भगवान श्री कृष्ण। और जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली क्या, कि वास्तव में आपका जो धृतराष्ट्र है वो भीम से बदला चुकाने के लिए उसको आलिंगन करना चाहता है, गले लगाना चाहता है, स्नेह नहीं बल्कि प्राणघाती आलिंगन। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, लोहे का भीम का पुतला बनाकर उसको सामने रख दिया, और धृतराष्ट्र ने कहा कि सामने खड़ा है भीम, उसको आलिंगन करो। और जब धृतराष्ट्र ने उसको आलिंगन किया, तो इतना तेज आलिंगन किया, इतना तेज गले से लगाया कि लोहे का पुतला चूर चूर हो गया। तो सोच की देखिए कि प्राणघाती आलिंगन क्या होता है। धृतराष्ट्र ने भीम को इतना तेज आलिंगन किया कि भीम का पुतला लोहे का था, वो चकनाचूर हो गया। वैसे ही जो आपका का कई महीने बाद आया था, हमारे राइटर जब चाय पीकर अखबार देख रहे थे, तो तूफान की तरह वह कमरे में घुसा और चक्रवात की तरह हमारे राइटर को अपनी भुजाओं में जकड़ देता है। तो धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। राइटर यानी हमारे लेखक को, हरिशंकर परसाई को, किसकी याद आ गई? हमारे राइटर को धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। या किसकी जकड़ थी? यह धृतराष्ट्र की जकड़ थी, क्योंकि अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा कि कहाँ है भीम, या बेटा तुझे कलेजे से लगा लूं। यानी जब धृतराष्ट्र के मन में पाप था ना,
तो उसने भीम को क्या कह दिया, बेटा कहाँ है, भीम कहाँ है, मैं भीम को क्या करूं, गले से लगा लूं। और आगे कहा गया, और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर डाला। क्या कर डाला बच्चा, चूर, उसे जकड़ करके चूर कर डाला। और कहा गया ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतलों को अखबार में दे देते हैं। अखबार का मतलब क्या होता है, गोद, अखबार में देना। तो कहा गया ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतलियों को अखबार में दे देते हैं, हम अलग खड़े हो देखते रहते हैं। क से क्या मैं गले मिला, क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगाया। हमारे राइटर कह रहे हैं कि जिस तरीके से भीम के लोहे के पुतले को धृतराष्ट्र को सौंप कर सब किनारे हो गए, वैसे ही मैंने अपने आप को उसको सौंप दिया और सौंप कर मन से किनारे हो गया। शरीर मेरा उसके साथ था लेकिन मेरा मन उसके साथ नहीं था। कहते हैं, क्या कहते हैं कि क से क्या मैं गले मिला, नहीं भैया, हमारे राइटर गले नहीं मिले। क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया, नहीं भैया, क्योंकि मन इनका नहीं था, इनकी शरीर उसके साथ थी। और लिखा भी इन्होंने हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना पुतला ही उसे दिया, मैंने अपने पुतला ही उसे दिया। अब पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ, मुझको पता था कि मैं किससे मिल रहा हूँ, धृतराष्ट्र से, और मैं कौन हूँ, भीम। इसलिए मैंने अपने मन को नहीं बल्कि अपने बॉडी को, अपने शरीर को उसका नामक आदमी को सौंपा था। आगे देखिए क्या आगे बच्चा, क्योंकि कारण इतना सा था कि पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है। यानी का जो है वो कब आया है, पिछली रात को ही आया है। और कहाँ पर आया है, अपने ससुराल आया है। और का ने हमारे राइटर की किससे, गा से बुराई की है। यानी गा नाम का कोई आदमी है, उस गा नाम के आदमी से का ने पिछली रात में ससुराल आकर के क्या की है, बुराई की है। और वो जो गा नाम का आदमी है जिससे का ने बुराई की है, वो गा नाम का आदमी हमारे राइटर को आके बता देता है कि का कल रात में आया है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कर रहा है। और राइटर को ये पता है, हमारे हरिशंकर परसाई जी को ये पता है कि का कल रात में ही आया है, लेकिन का झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि मैं कल रात में नहीं बल्कि आज सुबह आया हूँ और अभी आया हूँ। और आते ही मैंने कहा सबसे पहले मिलूंगा किससे, अपने मित्र से, अपने मित्र से। यही बातें कही गई बच्चा, क्या कही गई हैं कि पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपनी ससुराल आया है और गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता है। यानी का जो था वो कल शाम को अपने ससुराल आया था, और का किससे निंदा कर रहा है बच्चा, गा से। किसकी, हमारे राइटर की। कितने घंटे, 2 या 3 घंटे वो निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खसका दिया। यानी शरीर के अपने मन को क्या किया, चुपचाप खसका दिया कि ये झूठ बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, झूठ। क्योंकि मेरी बुराई कल रात में 2-3 घंटे जब इसने गा से की है और इसको नहीं पता है कि गा ने मुझको सारी बात बता दी है, तो हमारे राइटर ने अपने मन को अपने शरीर से क्या कर दिया बच्चों, खिसका दिया। और लिखा, निसंदेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी, भावना के अक्सर कांटे होते हो तो उसे मालूम होता, भावना के अक्सर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागपनी की कलेजे से चिपकाए है। किसको कलेजे से चिपकाए है, नागपनी को कलेजे से चिपकाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। अगर धृतराष्ट्र जैसे भीम को छल से गले लगाना कोई आदमी हो, तो जिस तरीके से धृतराष्ट्र छल कर रहा था भीम से, वैसे ही आपको भी सामने वाले से क्या करना चाहिए, छल करना चाहिए। मान लो ये बात आपको भगवान श्री कृष्ण को पता थी कि अगर भीम को ये गले से लगाएगा तो भीम को चकनाचूर कर देगा, तो उन्होंने लोहे का पुतला सामने कर दिया। और हमको पता है कि सामने वाला हमारा जो है वो प्राणघाती स्नेह कर रहा है, वो वास्तव में हमसे स्नेह करता नहीं है, तब पर भी अगर हम उसके साथ जुटे रहेंगे तो ये तो गलत बात है। अगर सामने वाला धृतराष्ट्र की तरह है तो हमको भी भीम की तरह बनना पड़ेगा, हमें भी अपने शरीर को उसको दे देना है, पर अपने मन को अपने शरीर से खिसका देना है बच्चों। आगे कहा गया भैया कि पर वह मेरा दोस्त अभिनव में पूरा है, पर वह मेरा दोस्त अभिनव में पूरा है। अभिनव किसे कहते हैं, अभिनव में स्वतः नाटक, ये एक रंगमंच ही तो है। मैं आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो को देख रहे हैं, एक रंगमंच है। भगवान ने मुझे भेजा है कि इतने समय तक मुझे पढ़ाना है, कल क्या हो किसने देखा, तो कल की चिंता करके हम अपने आज को क्यों ख़राब करें।
तो हमको जो काम दिया गया हम अपना काम कर रहे हैं, आपको जो काम दिया गया आप अपना काम कर रहे हो। वैसे ही राइटर कहते हैं कि मेरा जो दोस्त आया है मुझसे मिलने वह एक अभिनव में पूरा है। अभिनव में क्या होता है? नाटक। वो नाटक करता है, उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। मिलन के बाद क्या होता है? खुशी। आप देखते होगे लोग जब मर जाते हैं तो औरतें कहती हैं अरे मोरी दीदी तू तो हमारे साथ रहू, कैसे हो गया? फिर कहेंगे एक कप चाय बने के दे दे, मालिक आए बाटे, मेहमान आए यहाँ। फिर आगे रोना शुरू करेंगे, फिर कहेंगे का बताई दीदी उनकी भी नाम रही नहीं पवती। फिर कहीं चाहिए दे रे। तो ये क्या है? एक हर्षो उल्लास का पल है। दुख के समय कोई कोई व्यक्ति क्या करता है? अपने दुख को प्रकट करने का माध्यम दिखाता है, और कोई कोई नाटक करता है। साउथ इंडियन मूवी में बूढ़ी औरत ऐसे रोती है, कहाँ गए तुम, तुम्हारे बिन मैं जी नहीं सकती मेरी बेटा। दांत गिर के है उसका, लेकिन वो क्या कर रही है? वो अभिनव कर रही है, नाटक कर रही है। क्या कर रही है बच्चा? अभिनव कर रही है और नाटक कर रही है। और आगे क्या कहा गया है कि आपका जो राइटर आया हुआ है उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। आगे लिखा है वह गहरी आत्मीयता से की जकड़ नयनों से छलकाता वह असीम स्नेह और वह स्नेह रिक्त वाणी। स्नेह रिक्त वाणी को छलकाते हुए उसने क्या कहा? उसने बोला, उसने हमारे राइटर से क्या किया? बोला कि उसने बोला कि अभी सुबह ही गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है, तुरंत ही एकदम चुट्टा है, झूठ बोल रहा है। कह रहा है कि जैसे ट्रेन से उतरे तुरंत ही तुमसे मिलने आए, क्योंकि मेरी आत्मा का एक खंड तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। यह तो झूठ है, क्योंकि पिछली रात को ही ससुराल आया है और गद से बैठ करके राइटर की 2 घंटे बुराई किया है। तो राइटर को ये बात पता भी है, और अभी झूठ बोल रहा है करा चट्टा कि बोला अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त। सही बात है, कमबख्त कहना ही चाहिए इसको। आते ही कमबख्त ने क्या किया? झूठ बोला। कल का आया है या मुझे मेरा मित्र बता गया था। हमारे राइटर कहते हैं मन में कि यह मेरा मित्र मुझे बताया गया था कि तू कल का आया है, आज आया नहीं है। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। निर्दोष मिथ्यावादी, कितनी अच्छी बात कही है। निर्दोष का मतलब जिसका कोई दोष ना हो। मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलना। किसी किसी की मजबूरी होती है झूठ बोलना, और किसी किसी की आदत होती है झूठ बोलना। जैसे एग्जाम्पल के, जब लड़कियां कहीं जाती हैं तो उनको विदाई लेना होता है, तो वो बार बार वही जगह नाचती हैं कि जाई मम्मी, जाई मौसी, दीदी जाई, अम्मा जाई। तो क्या करेंगी? वो कहेंगी अल्लाह बिट्टी, अल्लाह अल्लाह कुछ खाए जो रास्ता में। तो क्या करेंगी? ऐसे पैसे को लेंगी, कहेंगी नहीं मम्मी, नहीं दीदी, नहीं। और वो आगे बढ़ जाएगी गाड़ी, तो एक हाथ से टाटा करेंगे, एक हाथ में पैसा। और जब गाड़ी कहीं रुकेगी तो ऐसे कहेंगे मन में, हे भगवान 500 रुपये निकल जाए, हे भगवान, हे माता रानी, छू काली कलकत्ते वाली, तेरा बार न जाए खाली। और जब वो खोलती हैं तो 20 रुपये की नोट निकल जाती है। पूरी रास्ता गाली देती रहती हैं। तो ये कैसा है? निर्दोष मिथ्यावादी, उनका कोई दोष नहीं है। आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। यानी कोई कोई आदमी होता है वो सच बोलना चाहता है, पर अचानक से उसके मुँह झूठ निकल जाता है। जैसे लोग सुनते कहते हैं माइक माच हम नहीं किए, विद्या जी भगवान कसम हम कर ही नहीं सकते। अरे बाबू आप काहे झूठ बोल रहे हो? अरे आपको सामने वाले के ऊपर भरोसा है, सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा है, तो आपको कसम खाने की क्या जरूरत है? निष्प्रयास प्रयोजन कर रहे हैं आप अपने आप को सच्चा साबित करने का। अरे सामने वाला आप पे विश्वास करता है तो ठीक है, नहीं विश्वास करता तो आगे बढ़े। आने वाले का वेलकम, जाने वाले का भीड़ कम। तो निष्प्रयास प्रयोजन करने का कोई अभ्यास करना नहीं चाहिए। आगे कहा गया है मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वह कहेंगे कलकत्ता जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता। भाई ऐसा कहने की क्या ज़रूरत है? जा रहे हो बम्बई और कह रहे हो कलकत्ता, तो ऐसा करना नहीं है। दिखाना और देखना दोनों में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक मित्र और मैं गए थे मैहर देवी का दर्शन करने, तो वहाँ पर हम दोनों बैठ करके गेट के पास लूडो खेल रहे थे। तो उस दौरान मेरे मित्र ने क्या किया, वो एक सेल्फी खींचा, और सेल्फी खींचने के बाद उसने स्टेटस डाल दिया, और स्टेटस डालने के बाद लिख दिया फर्स्ट AC मैहर देवी का दर्शन। और पता है हम लोग बैठे कहाँ थे? हम लोग बैठे थे दरवाजे के पास, दरवाज़ा बंद करके। वही जो शीशा लगा था उसी की फ़ोटो से लग रहा था कि हम लोग AC में बैठे हैं।
और कुछ देर के बाद कमेंट आया, पता है भैया कौन सी एसी में बैठे हो, यही एसी में बैठ करके मैं भी मुंबई जाया करता हूँ। मैंने कहा तुरंत स्टेटस डिलीट करो, क्योंकि ये क्या है, ये दिखावटी काम है और दिखावटी काम करना नहीं है। अगर हम मुंबई जा रहे हैं तो हम मुंबई ही बताएंगे, कलकत्ता जा रहे हैं तो कलकत्ता ही बताएंगे। भाई जा तो रहे हैं हम, अब को मुंबई और कलकत्ता बताएं तो ये गलत बात है। जहाँ जा रहे हैं हम वहीं बताएं। तो वही कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहाँ जाते हैं, मुंबई जा रहे होते हैं तो बताते हैं कहाँ, कि हम कलकत्ता जा रहे हैं। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। सा कैसा है बच्चा, एकदम सहज स्वाभाविक है और मिथ्यावादी है। लिखा है कि वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। लो अब नहीं तो अब बना। ये पिछली रात अपने ससुराल में आकर के उसी गा से हमारे राइटर की 2-3 घंटे बुराई किया है, और अभी हमारे राइटर के सामने बैठ करके उसी गा की बुराई कर रहा है। एक बात समझना कि जो व्यक्ति किसी की बुराई आपके सामने कर सकता है, वह व्यक्ति आपकी बुराई किसी दूसरे के सामने ज़रूर कर सकता है। तो अपने आप को हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर कोई किसी से बुराई कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है, तो आप उसको वहीं टोक दो, वहीं रोक दो। अगर आप उसको वहीं टोक या वहीं रोक दोगे ना, तो वह बात आगे नहीं बढ़ाएगा जिस बात में कोई दम ही नहीं है। बात समझे बच्चा। आगे क्या कहा गया भैया कि अब उस आदमी ने, का नामक आदमी ने क्या कर दिया, पहले तो बैठ गया, फिर पूछता है कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा करना आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, जघन्य का मतलब कठिनाई से करना, वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले कारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं सोच कर कांप उठा कि ऐसी काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। जिस तरीके से हमारे राइटर के सामने गा की बुराई करने की है, उसी तरीके से बीती रात को गा के सामने हमारे राइटर की वो बुराई की होगा। तो इतनी ज़्यादा बेतुकी तरीके से बुराई कर रहा था कि राइटर समझ गए कि कहीं न कहीं गा के सामने मेरे बारे में भी इसने ऐसे ही बुराई की होगी। बुराई का मतलब निंदा करना। क्या करना बच्चा, निंदा। और आगे देखते हैं बच्चा। कहा गया भैया कि सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था, फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशाही करके वह बढ़ देता। अर्थात कहने का मतलब आपने गांव में सुना होगा, किसी के बारे में अगर बोल दो तो वो कहते हैं अरे यार हमको सब पता है, कितने अच्छे हैं, कितने पानी, मुझको ना बताओ, तभी वहाँ पकड़े गए थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, चोरी करना उनकी आदत बन चुकी है, तो ऐसा लोग बोल देते हैं। तो ऐसे ही आपका जो का था ना, वो का के बारे में बुराई कर रहा था, और जिसका जिसका भी नाम सामने आ रहा था वो 4 वाक्य बोल करके उस आदमी को वहीं पर धराशायी कर देता था। धराशायी का मतलब हार मना देता था, उसको वहीं पर नीचा दिखा देता था। और लिखा है अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास 200 का टेकलाक है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने इसकी आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के एक के नाम एक एक करके खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। जिस तरीके से मोटी लकड़ी का लट्ठा आप आरा मशीन के आगे खिसकाते हैं तो वो क्या करता है, काटता जाता है, काटता जाता है। वैसे ही हमारे राइटर ने कहा जब ये सबकी बुराई कर रहा है तो क्यों ना अपने विरोधी जो हैं, दुश्मन जो हैं, उनका नाम बताऊं, उनकी भी बुराई करता जाए। और जब बुराई करेगा तो इस दिल को क्या होगा, ठंडक महसूस होगी। तो राइटर ने क्या किया, एक के बाद एक नाम बताता गया और हमारा ये जो का नाम का मित्र है सबकी निंदा करता गया, सबकी बुराई करता गया। आगे देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है कि मेरे मन में गत रात को उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। यानी जो बीत गई रात थी, उस बीती हुई रात को मैंने ये नहीं कहा कि यार वो कल का आया है, मुझसे मिलने नहीं आया, मेरे बारे में बुराई कर रहा है 3-3 घंटा दूसरे से, इतना मैल उसके मन में उस रात को नहीं था। तो राइटर कहते हैं मेरे मन में गत रात की उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है। भेद कब मिटता है, रात के अंधकार। रात के अंधकार मतलब क्या
कि आपका अपना कौन है कब पता चलेगा जानते हो? जब आप दुख में रहोगे, जब आप तकलीफ़ में रहोगे। जब आप दुख में रहो, तकलीफ़ में रहो, तो आपके पास जो फ़ोन आता है ना, लोग आपसे पूछते हैं भैया कैसे हो ना, वही आपके अपने होते हैं। जब आप दुख में रहो, किसी का फ़ोन ना आए ना, तो आप समझ जाना कि आपका कोई है वही नहीं। और ऐसा मेरे साथ इस समय हो रहा है। मैंने एहसास किया कि कौन अपना है और कौन पराया है। एक छोटी सी जानकारी दूं बच्चों ना, तो जीवन में पढ़ लो यार, आगे बढ़ जाओ। कहीं आगे बढ़ जाओगे, सिलेक्शन पा जाओगे ना, तो लोग तुमको पूछेगा। और अगर सिलेक्शन नहीं पाओगे, कहीं कुछ नहीं होगा ना, 24-25 साल की उम्र हो जाएगी, तो कोई पूछेगा नहीं। नहीं कहीं जाओगे ना, तो लोग पूछेंगे भैया क्या करते हो? तो आपको इतनी शर्म आएगी ना, इतनी शर्म आएगी कि आपको कहीं जाने आने का मन नहीं करेगा। इसलिए अभी समय है, पढ़ लो बच्चा, पढ़ लो। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, पढ़ लो। एक पैराग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखो क्या गया है कि मेरे मन में गत रात की उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, दोनों एक हो गए। भेद तो रात के अंधकार में ही मिटता है, अर्थात दुख में ही लोग का पता चलता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब आप खुश रहोगे, जब आप खुशी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, हैप्पी मोमेंट में रहोगे, तो आपके सामने सब रहेंगे, क्योंकि आपका वो पल कौन सा पल है? वो उजाले का पल है। लेकिन अगर अंधकार का पल होगा, यानी दुख का समय, दुख का समय का मतलब अंधकार का पल, और खुशी का समय का मतलब उजाले का पल। तो जो आपके अंधकार के समय आपके साथ रहेगा, दुख के समय साथ रहेगा, वही आपका सच्चा मित्र है बच्चा। लिखा है, निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ, तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि हुई। यानी कहने का मतलब, काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं, जब आपके घर आके बैठ जाते तो आप सोचते हैं ये कब जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 5-10 मिनट या आपके घर बैठते हैं तो कहते हैं भैया चलते हैं, तो आपका मन करता है क्यों ना ये 10-15 मिनट और बैठ जाएं और इनसे बात करते हैं। तो लोगों का इफेक्ट ऐसा, प्रभाव ऐसा होता है, संस्कार ऐसा होता है। आप भी ऐसे बन जाओ कि जहाँ भी जाओ 5 ही मिनट बैठो, 10 ही मिनट बैठो, लेकिन वो आपके बारे में जानने और पूछने को बेताब हो जाए, बेचैन हो जाए। और जब उसको पता चलेगा कि ये कौन है, तो वो आपका पापा होगा या आपका मम्मी होगा, क्योंकि आपके पापा मम्मी के नाम से ही लोग जानेगा कि आप उनका बेटा हो, आप उनकी बिटिया हो। तो अच्छे कर्म ही हमारे माँ बाप के नाम को रोशन कर सकते हैं। तो ये था आपका निंदा रस पार्ट नंबर 1, और इसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखते हैं प्रश्न उत्तर, और सेकंड नंबर पार्ट में देखेंगे इसका आधा भाग और बाकी के प्रश्न। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यूपी बोर्ड के हमारे साथी बहने, हमारे भाई हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही पैराग्राफ देंगे और ऐसे ही पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन पूछेंगे, और 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। व्हेन यू वांट टू अचीव ओनली 10 मार्क्स अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, प्लीज लुक एट ऑन द डिजिटल बोर्ड बिकॉज आई एम टीचिंग टू यू माय डियर। अगर 10 नंबर पाना चाहते हो तो सामने देखो, क्योंकि मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ बच्चा। एग्जाम में ऐसे पैराग्राफ देगा, और पैराग्राफ देने के बाद आपसे पूछेगा 5 क्वेश्चन जो कि आपके सामने हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र के कैसे गले मिलने चाहिए, प्रस्तुत गद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है, लेखक ने किस पर व्यंग किया है, गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या करना है। तो 5 क्वेश्चन है। अब देखो दिमाग काम नहीं करता उसमें कि ये किस पार्ट से हो सकता है। तो तरीका क्या है, ध्यान समझना। पैराग्राफ में ऐसा कोई वर्ड्स जो कहीं ईर्ष्या वर्ड आए, कैसा वर्ड आए, ईर्ष्या, बुराई वर्ड आए, कैसा वर्ड आए, बुराई वर्ड आए, द्वेष वर्ड आए, या कैसा वर्ड आए, भीम वर्ड आए, धृतराष्ट्र शब्द कहीं दिखाई दे, तुरंत समझ जाना ये पार्ट कौन सा है, निंदा रस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर आपको इस पैराग्राफ में कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं दिखता जिससे आप पहचानोगे किस पार्ट से है, तो क्वेश्चन में तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है जिसमें कोई न कोई शब्द ऐसे होते हैं जो आपको कहीं न कहीं बता देते हैं कि मैं इस पार्ट से हूँ। जैसे एग्जाम्पल में देखो ईर्ष्या वर्ड आया है, तो ईर्ष्या का मतलब क्या, निंदा से ईर्ष्या होती है, और निंदा को ईर्ष्या कहा गया है। निंदा का छोटी बहन का नाम क्या है, ईर्ष्या है। तो ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पार्ट हो सकता है, नहीं भैया, ये निंदा। तो ईर्ष्या से, तो ईर्ष्या का मतलब क्या, निंदा। निंदा को किसने लिखा है, निंदा रस को हरिशंकर परसाई ने लिखा है। 2 नंबर हो गया तैयार। या तो इस पार्ट में कहीं न कहीं आपको का दिखे, या खा दिखे, या गा दिखे, तो आप तुरंत समझ जाना कि आपके निंदा रस नामक पाठ से है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम बताइए। तो आपको बताना है उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई जी है, और पाठ का नाम निंदा रस है। और एक बात बच्चों, लेखक के नाम के आगे पीछे कामा इन्वर्टेड कामा, काले स्केल से और नीचे पटरी से आपको स्केल से पार देना है।
और पार्ट का नाम जो होगा वो भी काजी इसके से कामा इन्वर्टेड कामा नीचे से पाड़ देना है, क्योंकि लेखक का नाम अच्छे से लिख दोगे और पार्ट का नाम अच्छे से लिख दोगे तो 2 नंबर अच्छे से आपको मिल जाएंगे बच्चा। आगे लिखा, ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से युक्त मित्र से कैसे गले मिलने चाहिए। तो ईर्ष्या द्वेष से युक्त भावनाओं से मित्र से कैसे गले मिलने चाहिए, तो कैसे वर्ड जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके स्थान पर लिखना चाहिए जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के बदले को चुकाने के लिए भीम से गले मिलना चाहा था। तो जैसे धृतराष्ट्र भीम से गले मिलना चाहता, ठीक वैसे ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से युक्त मित्र से हमें उसी तरीके से गले मिलना चाहिए जैसे धृतराष्ट्र ने भीम से मिलने का सोचा था या भीम से मिलना चाहा था। आगे बच्चा, प्रस्तुत गद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में एक दूसरे के प्रति निंदा रस के भाव को व्यक्त किया गया है, या दुर्योधन के प्रति मन में जो निंदा या ईर्ष्या या द्वेष या बदले की भावना थी भीम के प्रति, उसके बारे में व्यक्त किया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखो भैया, धृतराष्ट्र वर्ड आया है, भीम शब्द आया है, तो आप इसको बनाकर लिख सकते हो बच्चा। आगे लिखा है, लेखक ने किस पर व्यंग किया है। तो लेखक ने उस मित्र पर व्यंग किया है जो मित्र हमारी बुराई दूसरे से करता है भैया। आगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लिख देंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हमें यह बताते हैं कि इतना लिखने के बाद जहाँ पर पाई खींची है और रेखा खींची गई उसी बात को लिखना है, लेकिन घुमा के लिखना है कि धृतराष्ट्र छल करके भीम को अपने गले से लगाना चाहता था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उस लोहे के पुतले को आगे कर दिया जिसे धृतराष्ट्र ने अपने बाहों में जकड़ा और प्राणघाती स्नेह से उसे चकनाचूर कर दिया। तो ऐसे एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन आएंगे आपको उस क्वेश्चनों को करना है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा ये पार्ट। अगर ये पार्ट तनिक भी आपको अच्छा लगा हो तो पार्ट नंबर 2 तैयार करने के लिए मुझे कमेंटों की आवश्यकता है। आप कमेंट करके बताइए क्या पार्ट नंबर 2 तैयार किया जाए या ना तैयार किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।